तो फिर रविंद्र राणा साहब ने मेरे को कहा कि भाई आपको कोई पार्टी में जिम्मेवारी देंगे, अच्छी जिम्मेवारी देंगे, आप जम्मू आओ। जो कि भगवान जी को हमेशा सामने रखता है, अपने कैरेक्टर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए भी कि उनका नेता उनके बीच में है और मैनेजमेंट स्किल से भरपूर है। बस सीताराम चरण रति मोरे, आओ दिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। आपने लोगों को कोई डेलीगेट किया, लोगों को लगाया काम के ऊपर, ज़्यादा समय आप कंस्टिट्यूंसी में स्पेंड करते हैं, तो ये लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी जो अटेंशन है अब ज़्यादा क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा समय जो है वो एनसी सरकार ने ही राज किया जम्मू कश्मीर पे, लेकिन उन्होंने मसूली का ध्यान नहीं दिया। जो रंजीत सागर डैम का भी एग्रीमेंट हुआ है, रंजीत सागर डैम बनी है, उसमें भी हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे लोगों की 100% ज़मीनें गई हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कब का बन जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ द टेरेन, बिकॉज ऑफ द थिंग्स। अब बसोली वाले के साथ में बिलावर वालों की भी इच्छा है डिस्ट्रिक्ट बनने। मैं तो कहता हूँ 2-2 डिस्ट्रिक्ट बनाने चाहिए उनको, क्या दिक्कत है? नहीं, डिजर्व करता है, डिजर्व जब करता है। कश्मीर में बन सकते हैं डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे, तो यहाँ क्यों नहीं? ये तो बड़े बड़े एरिए हैं। हालांकि वो अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो पॉलिटिशियन है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा, कभी मैंने बताया 800 रुपये महीने की नौकरी करता था, तो मैं किसी की क्या मदद करूंगा, ऐसी कभी अपेक्षा नहीं करी थी। लेकिन मैं आपको ये भैया सच्चाई है, करवाने वाला भगवान ही है, ऊपर वाला ईश्वर। जय माता दी। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ की बैठकों का दौर चल रहा है और इन बैठकों में हमारे साथ एक बड़े ख़ास हमारे मेहमान भी कह सकते हैं, हमारे मेंबर भी कह सकते हैं, पब्लिक के नुमाइंदे भी हैं, जिनको हम लोग तो बहुत अच्छे से बड़े करीब से जानते हैं और उनकी पहचान कराना बड़ी खुशी का और सौभाग्य का मेरे लिए अवसर है। क्योंकि उन्होंने पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के दौर में इतनी मेहनत लीड ली है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि देखता है कि जैसे होता है ना, अपोनेंट हारा, ऐसे लगता है कि जैसे कि एक सुनामी आ गई थी, उस सुनामी से इन्होंने विक्ट्री ली है और वो सुनामी बढ़ती गई। हम तो इनको जानते हैं, ये हमारे ऑनरेबल एमएलए बसोली दर्शन जी हैं और आज इनसे जानेंगे इनके बारे में, क्योंकि बहुत से लोग इस टाइम एक्साइटेड हैं कि ये दर्शन जी कौन हैं जिन्होंने इतने बड़े स्टालवार्ट लीडर को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हराया। तो मिलते हैं दर्शन जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। तो दर्शन जी, आप अपनी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताएं। ये बैठक है और दर्शक आपको देखेंगे, अर्थ न्यूज़ को प्यार करने वाले सिस्टम को। तो हमारे साथ चौधरी साहब भी हैं, किसी भी जिसको आइडेंटिटी का उनको ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ होते हैं वहीं तारीफ हो जाती है शुरू। इनका होना ही एक ऑब्जेक्टिव है चौधरी साहब। और राजा भैया हमारे साथ हैं। तो दर्शन जी से जानते हैं कि इनकी पॉलिटिकल जर्नी, इनकी सोशल लाइफ, इनका कंट्रीब्यूशन कैसे शुरू हुआ और लाइफ कैसे इनकी अब आगे पब्लिक सेवा में बढ़ रही है। मुझे लगता है दर्शन जी को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। हाँ, ये कि ये अक्टूबर 2024 में एक नाम उभर कर आया और लोगों को पता चला कि ये कौन है, क्योंकि वहाँ का जो बसोली का जो कॉन्टेस्ट था वो इस किस्म का था। क्योंकि चौधरी लाल सिंह जो है वो काफ़ी एक रिनाउंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर और बड़े वोकल भी जो है वो थे। तो लोकसभा का वो नहीं ले पाए, असेंबली का तो लोगों को लगता था कि वो तो आसानी से कर ही लेंगे। तो फिर दर्शन जी बीच में आते हैं तो वो कुपवाड़ा से लेकर करनाल से, पुंछ से, उड़ी तक हर आदमी कहता है जी कौन है दर्शन जी। आज दर्शन जी मुझे लगता है खुद ही जो है वो इन्होंने कैसे ये सारा कुछ किया। धन्यवाद शिवांग जी, चौधरी साहब, आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज अपने स्टूडियो में बुलाया और सारी बातचीत हो रही है। ऐसा है कि मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, बसोली का छोटा सा गांव है शीतल नगर, पूर्ण के नाम से भी जिसको जाना जाता है। और मेरा कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं रहा और मेरे पूरे परिवार में मेरे पिताजी एक लेबर का काम करते थे और एक हमारा बिल्कुल साधारण से परिवार में से मैं आता हूँ। और कोई भी जैसे कि हमारे पूरे परिवार में कभी कोई पंच सरपंच या भी नहीं, पंच भी नहीं रहा, सरपंच दूर की बात है, पंच भी नहीं रहा। राजनीति में कभी दिलचस्पी रही नहीं और राजनीति में भी कभी दिलचस्पी रही नहीं। 12वीं के पेपर दे के मैं चला गया था बाहर, इंदौर में काम करते थे हमारे पिताजी, लेबर के ठेकेदार थे वो। तो मैं भी वहाँ चला गया, घर से पढ़ना लेके गए एक हिसाब से। और वहाँ जाने के बाद में मैंने जो अपना काम वहाँ शुरू किया, पिताजी की एज भी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे लेबर से अपना जो है कैरियर स्टार्ट करा। लेबर का काम वहाँ तो वो वही था, तो उससे शुरुआत करी।
उसके बाद में मैं 6-7 साल इंदौर रहा। तो मेरा कुछ ना कुछ काम करने में ना ऐसा रहता था कि कुछ ना कुछ करने का। तो मैं जैसे वो ठेकेदारी का जैसे हमारे पास काम था, तो 4-5 ट्रांसपोर्टें थी, उनका काम हम करते थे। किस वर्ष की बात है जब आप इंदौर गए? ये सर बात होगी कोई 92 की, अच्छा, 92। और 92-93 की बात है। तब आप काफी यंग रहे होंगे उस वक्त? 18 साल की 18 उम्र थी, साल के, मतलब अच्छा। बचपना था उस समय। अच्छा, तो अच्छा। हम वहाँ पे एक भजन लाल जी थे, सरदार जी मैनेजर थे उस कंपनी के, स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट थी। तो वो पिताजी को समझाते थे कि यार लड़का तेरा ठीक है, होशियार है भाई, तो इसको कोई अच्छे काम में लगाओ, ये नहीं तो कोई गलत संगत में जा सही, बिगड़ जाए। सही, सही। क्योंकि मैं जैसे लेबर के काम करते करते कभी गाड़ी के साथ चला जाता हाँ, था। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला भाई इसको अच्छे काम में लगाओ। तो उन्होंने क्या करा, मेरे को उसमें लगा दिया, अपना ट्रांसपोर्ट में मुनीम के लगा दिया। पहले मैंने काम करा 5-6 महीने, लेबर का भी काम करा। उसके बाद में उन्होंने मेरे को लगा दिया बाबू, 800 रुपये सैलरी मेरी उन्होंने करके उसमें लगा दिया। तो उसमें काम करते रहा। फिर बाबू से फिर मेरे को काम करते करते उन्होंने मेरे को मैनेजर बनाया, बाद में तक मैं वहाँ बना। उसके बाद 2 साल रायपुर भी रहा, और 2003 में फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट थी एक, डिलेक्स ट्रांसपोर्ट, उन्होंने ट्रांसफ़र करी मेरी दिल्ली। तो दिल्ली में 2003 में आया। 2003 से लेके 5 तक मैंने उसमें काम किया, और 2005 से मैंने फिर अपना काम जो है दिल्ली से ट्रांसपोर्ट का काम जो है शुरू किया अपना, जय महाराष्ट्र कार्गो मूवर के नाम से। पार्सल बुकिंग का काम जो हमारा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, MP वगैरह में अभी काम है, लेकिन उस समय सिर्फ महाराष्ट्र का ही किया था। तो हिसाब से चलता रहा सिलसिला। तो ये लेकिन कैरेज ट्रांसपोर्ट, कार्गो वगैरह का उसका काम। और मैंने एक बात ये सच्चाई है कि मैंने मतलब रात दिन मेहनत बहुत करी। आप यकीन करोगे, आप बोलोगे कि ऐसे बोल रहे हैं, 18-18, 20-20 घंटे भी काम किया, और जीरो से काम किया। कोई जब काम शुरू किया तो कोई पैसा भी नहीं था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जीवन में बहुत अप डाउन्स भी आए, लेकिन निरंतर लगे रहे। और मैं एक बात जैसे आपके माध्यम से सबको भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप कुछ भी काम करो जीवन में, आप उसको ना, उस पर आपको डटे रहना है, बिल्कुल अडिग रहना है। मतलब उस पर आप, क्या होता है, उतराव चढ़ाव बहुत। आप देखा होगा कई बार कहावत है कि चिंटी भी एक बार चढ़ती है ना, 7 बार गिरती है, 8वीं बार फिर चढ़ जाती है। आप, मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के मेरे युवा साथियों से भी मेरा ये निवेदन है, आप कुछ भी काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए। काम कोई छोटा नहीं होता, काम कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन आपको कोई भी काम स्टार्ट करो, आपने हिम्मत नहीं हारनी, तो आप सक्सेस हो गए होंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, पक्की बात। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, बड़े आए लफड़े लोचे। जैसे मैं महाराष्ट्र जाता था तो वहाँ मार्केटिंग के लिए तो लोगों को बड़ा ट्रांसपोर्ट वाले बोलते थे, भैया ये जम्मू का है, आप इसको माल दे रहे हो, सामान दे रहे हो, कल को बेच देगा, भाग जाएगा, आप कहाँ पकड़ोगे इसको। वो सच्चाई है ना। आज आपके पास कोई बाहर का आदमी आके बोलेगा कि जी मैं आपका माल हैदराबाद से लेके आऊँगा, कॉस्टली मेहनत, आप 10 बार सोचोगे कि यार हम अननोन आदमी है, इसको कैसे काम दे। तो ऐसी स्थिति चलती रही। तो चलते चलते ऐसा चलता रहा। और एक हमारे दादाराव बड़के जी थे अमरावती में, संगठन के एक उच्च अच्छे प्रांत की जिम्मेवारी थी उनके पास में। तो वो मेरे अमरावती का काम करते थे, उनसे भी मैंने बड़ी चीज़ें सीखने को मेरे को मिली। और उनके साथ में मैं जैसे कभी वहाँ संगठन, उनके साथ जुड़ने का भी मुझे मौका मिला काफ़ी टाइम। उन्होंने काफ़ी मुझे चीज़ें सिखाई, बताई भी जीवन के बारे में। तो अचानक 2014 में एक मेरा अचानक प्रोग्राम ऐसा बना कि भाई, वो भी यार दोस्तों ने ऐसा कहा कि आप लोग इलेक्शन अपने इलाके में भी जान पहचान बनानी चाहिए कि बाहर आपने महाराष्ट्र भी, उस समय तक 2014 तक मेरा छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र सब जगह काम, पंजाब, हरियाणा सब जगह ऐसा काम। तो अपनी स्टेट में अभी कोई काम नहीं था? अपनी स्टेट में नहीं था, उधर बाहर ही था। तो उन्होंने बोला भाई आपने यहाँ भी कुछ ना कुछ काम भी करना चाहिए या कुछ। तो उन यार दोस्तों ने मेरे को सलाह दी कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी देखो, थोड़ा भी करो, अब इलेक्शन लड़ते हैं ऐसे ही। मैं, आप यकीन मानो, मैं कभी जीवन में मेरे किसी पार्टी के साथ नहीं रहा, NC के साथ नहीं, PDP के साथ नहीं, कांग्रेस के, BJP, किसी पार्टी के साथ कभी भी। और ना मुझे, ना कोई मेरा होता ना, हर किसी का किसी न किसी लाइन में गॉडफादर होता है। तो मेरा ना तो किसी लाइन, जब काम भी किया तो भी अपने उस पर किया, सिर्फ भगवान को साक्षी मानकर। और पॉलिटिक्स में भी सिर्फ अपने ही, मतलब क्या वो जोग संजोग होता क्या है ना, वो कहावत है कि होए बही जो प्रभु राम रचि राखा, कुकर तर्क बढ़ावी शाखा। आप कितने मर्जी तर्क बतर्क करो, लेकिन जो प्रभु ने आपके जिम्मे जो चीज़ लगानी है आपके निमित्त, वो लगेगी। उसकी मर्जी से सब कुछ होता है। इंसान में मैं आती है तो मैं जहाँ आ गई, वो मैं काम खराब है। रावण को भी मैं आई थी तो वो खत्म हो गया। और बड़े बड़े लीडर आपने देखे होंगे, जिनको भी मैं आई तो मैं तो जनता तो खत्म, जनता जनार्दन तो भगवान का ही रूप है, लेकिन भगवान भी वो उसको पसंद नहीं है मैं। तो हम यही मतलब अपने, मेरी यही सोच है कि कभी भी जीवन में मैं नहीं आनी चाहिए। तो फिर 14 में आपने राजनीति ज्वाइन की कि अभी काम ही नहीं? 14 में एक्चुअली क्या था कि बसोली में कोई उनके पास में BJP का चेहरा नहीं था। अच्छा।
बीजेपी का एक ठीक। स्पेस खाली पड़ा हुआ हाँ, था। ठीक ठीक और मुझे ऐसा लगा, मेरे यार दोस्त भी दो चार मित्र प्रेमी, उनको लगा कि भाई अगर आप टिकट की कोशिश करो, जो सच्चाई जो है ये है, ठीक ठीक उन्होंने बोला कि टिकट की आप कोशिश करो तो सीट, उस समय क्या है, मोदी साहब की लहर थी, लहर थी। लहर क्या थी, सुनामी थी उस समय, सुनामी थी। तो उन्होंने बोला भाई जो टिकट लाएगा, लोग ऐसा कहते थे, वो जीत वो जाएगा। जीत जाएगा। तो मुझे लगा भाई कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। हाँ, वो कहते यार आप दिल्ली में काम है, सही सही महाराष्ट्र वगैरह में भी आप हाँ। संगठन से भी जुड़े हो, हाँ, तो आपको प्रयास करना चाहिए आपको। ठीक तो मेरे दिमाग में ऐसे हाँ, होनी थी ना, ठीक। तो मैंने भी थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन उस समय क्या हुआ, चौधरी लाल सिंह जी बीजेपी ज्वाइन कर गए। बिल्कुल। अब कर गए तो हमने सोचा भाई हाँ, हमारा तो कहाँ नंबर लगना, जी, इतने जी, बड़े जी। पॉलिटिक्स हैं, इतना बड़ा जी, नाम है, सब दिग्गज नेता सिस्टम आ गए है, हैं। और हमें नॉलेज भी नहीं थी ABCD। तो मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया 2014 में। ठीक 2014 में इंडिपेंडेंट खड़े होने के बाद में, जैसे संगठन के लोग, जो हमारे लोकल वहाँ के लोग, और चौधरी साहब भी जो थे, वो भी हमारे जो पूर्व मेरे पिताजी, हमारे चाचा ताए वगैरह जो थे, हमारे कजन ब्रदर वगैरह, वो सब इनके साथ ही चलते थे, चौधरी साहब के साथ में। ठीक। लेकिन मैं तो कभी किसी, क्योंकि हम तो बाहर ही बाहर रहे, ठीक तो उन्होंने क्या किया कि सबने मेरे पे प्रेशर बनाया कि भाई, चौधरी साहब भी मेरे को कहने लगे कि यार तू मेरा भाई हो के मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा, अच्छा अच्छा मेरा भाई है तू, और तू मेरे खिलाफ, तू यहाँ कोई बड़ी सी दुकान खोलता हाँ अपने शीतल नगर में, तो मेरे को खुशी होती है, तू मेरे खिलाफ खड़ा। तो लेकिन जो दोस्त थे मेरे को थोड़ा सा वो कहते नहीं जी, अब आप खड़े हो गए, आप बैठ जाओगे तो कोई सोचेगा कि आपने इनसे कुछ कर लिया, लेन देन कर लिया, ये ये बात कर तो लिया। तो मेरे को कंफ्यूज हो गया मैं भाई। तो मैं बार चलो, तो फिर मैंने, वैसे तो ये सच्चाई है, मैंने किसी भी पोलिंग बूथ पे कोई भी अपना एजेंडा खड़ा नहीं किया था, लेकिन इलेक्शन लड़ी, उसमें 500 वोट कुछ मिले थे, तो एक फिर तजुर्बा मिल गया आपको कि क्या होता है। लेकिन बड़ा अच्छा रहा जी मेरा, मैं मतलब लोगों का भी बड़ा प्यार उसमें मिला, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ जहाँ हम गए बड़ा अच्छे से सबसे, कोई मेरा किसी, बाकी भी उसमें इलेक्शन पुरिया साहब भी लड़ रहे थे, बिल्कुल बिंदु भी इलेक्शन लड़ रहा था, चौधरी साहब भी लड़ रहे थे, बड़े बड़े ये लड़ रहे थे सारे। तो मेरा तो कोई वो नहीं था, लेकिन हम अपने हिसाब से सारा लोगों से मिलना जुलना, सब जगह हमने कोई एरिया छोड़ा नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी हमने कवर करी। ठीक टाइम कम था, लेकिन फिर भी हमने हर जगह गए, आपको मौका लग गया ना अंदर जाके देखने का कि चुनाव कैसे लड़ा जी जी जाता जी है। जी जी। तो उसके बाद जैसा इनका हुआ, ये हो गया, फिर तो सब अच्छे मार्जिन से जीते, बीजेपी की यहाँ PDP के साथ सरकार भी बनी। हमने सोचा भाई अब हमारा तो नंबर कभी आना नहीं है, अब अपना जो काम कर रहे हैं उसको क्यों डिस्टर्ब करना, तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया नहीं। लेकिन फिर भी 2018 में जब ये सरकार टूट गई, ये वो चौधरी साहब ने अपनी अलग पार्टी बनाई, तो फिर वो जगह स्पेस खाली हुआ, तो फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपको काम करना चाहिए, ठीक तो मैंने आगे दोबारा काम किया। और 2018 में लास्ट में मैंने पार्टी ज्वाइन जो है बीजेपी ऑफिस में, रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता में, बड़ी जोर शोर से, माने अशोक कोल जी की अध्यक्षता में, उन्होंने अच्छे तरीके से पार्टी, मैंने वहाँ के सरपंच पंच काफ़ी संख्या में यहाँ आए थे, और अच्छे लेवल पे पार्टी जो ज्वाइन करी। उसके बाद में 2019 में चुनाव आ गए आपके लोकसभा के, तो उसके लिए चुनाव में मैंने पूरी ईमानदारी से अच्छे से काम किया, मतलब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के लिए वसूली में भी, बनी में भी, मतलब काफ़ी जगह लिंक रिलेशन, रिश्तेदारियाँ, जैसे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो बनी में भी हमारी काफ़ी लिंक रिलेशन है, क्योंकि मेरी जो शादी हुई है वो भी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, और मेरे नानके हैं वो भी बनी में हैं, तो नेटवर्क वहाँ भी अच्छे, मतलब लंबी चौड़ी रिश्तेदारी है। अच्छा, कुछ जब मैं इंदौर था तो वहाँ के बहुत सारे लोग हमारे वहाँ भी काम करते थे हम साथ में, तो अच्छा मतलब प्रेम था। तो हमने दोनों जगह से डॉक्टर साहब के लिए जब 19 में अच्छे से मेहनत करी, तो फिर रविंद्र रैना साहब ने मेरे को कहा कि भैया आपको कोई पार्टी में जिम्मेवारी देंगे, अच्छी जिम्मेवारी देंगे, आप जम्मू आओ। तो उस समय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात चल रही है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है आपको हमारा एक्चुअली जो एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ का एक थोड़ा दुर्भाग्य भी रहा कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ, कम से कम 500 किलोमीटर में फैला हुआ डिस्ट्रिक्ट होगा, पहाड़ी इलाका बहुत बड़ा, जिसमें हाँ पहाड़ी इलाका है, और 500 किलोमीटर में आप देखो ना, हीरानगर कहाँ, हीरानगर और कहाँ छत्रगला, बनी वगैरह सब इसमें आती, बनी, बसोली, बिलावर, अब तो नई जसरोटा, सरथल, अब जसरोटा भी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, आपका हीरानगर, कठुआ, तो बहुत बड़ा वो है, मतलब बॉर्डर से लेकर ऊपर पहाड़ी तक जो है। जी जी, बहुत हाँ, और दूसरा हिमाचल से टच करता है। जी जी जी। और संगठन की दृष्टि से हमारा वो जिला संगठन ने बहुत पहले से बना रखा है, पहाड़ी जिला। तो पहाड़ी जिले के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए मेरे रैना साहब ने कहा, तो मैंने मेरे दोस्तों से पूछा, मेरे को एक्चुअली ये सच्चाई है, मुझे नहीं पता था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी कुछ होता है, लेकिन पार्टी में संगठन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बहुत गरिमा वाला पद है, तो मेरे को तो नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने बोला सोमवार को आप जम्मू आओ और आपको ये जिम्मेवारी देनी है। तो मैं बोला, मैंने एक दोस्त से बात की, कहता यार कहाँ तेरे को ये वो, तो मैंने बोला ऐसे ही होगा, क्या होता होगा, मतलब ये सच्चाई है कि
मैं कभी पॉलिटिकल के बारे में रहा नहीं ना, पॉलिटिकल की नॉलेज नहीं, तो मैंने आया ही नहीं, मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे हमारे हैं वहाँ कर्नल साहब, उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद डीडीसी इलेक्शन भी हुई और डीडीसी चेयरमैन भी बने। अच्छा, बाद में जब मेरे को जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी तो स्टेट कार्यकारिणी मेंबर भी मैं थोड़े दिन रहा। उसके बाद में मेरे को जिले का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो जब बीच में मीटिंग अटेंड करी, मिले जुले, देखा सब सिस्टम अंदर, आपको पता तो चला लगा क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी कोई चीज़ है। और काम हम करते रहे। 2019 में भी डॉक्टर साहब के लिए अच्छा काम करा मैंने, अच्छे से मेहनत, ईमानदारी से, निष्ठा से। और उसके बाद में 2022 में पार्टी ने मुझे जो है पहाड़ी जिला का जो डिस्ट्रिक्ट नए संगठन बनना था, तो मुझे पहाड़ी जिला का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। और 2022 से लेके मैंने अभी संगठन हमारा चेंज हुआ है, नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हमारे गोपाल जी। तो तब तक मैंने पूरा ईमानदारी से भरपूर अच्छे से काम किया। मतलब लेकिन सब कहते थे कि भाई नया आदमी है, काम नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं चला पाएगा। लेकिन हमने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में पूरी भाग दौड़, बनी, बसोली, बिलावर, मछेडी, डुग्गन, ये जितने भी एरिए हैं, महानपुर, धार मानपुर, कोई भी एरिया नहीं छोड़ा और अच्छा काम किया। और जितनी भी मेरी टीम भी थी, उन्होंने भी मेरा भरपूर सहयोग किया। अच्छे से हमने पूरा जिला जो है चलाया। तो 4-5 साल में पकड़ बना ली आपने पूरी। जी जी अच्छे से जिला चलाया। उसके बाद में 2024 में इलेक्शन हुई डॉक्टर साहब की, उसमें भी हमने पूरा भरपूर अच्छे से किया और अच्छी लीड पहाड़ी जिले से मिली है जबरदस्त। अच्छा जी, आपके साथ जब बात करने बैठ रहे थे तो मैं ऐसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बात कर रहा था, तो चौधरी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि ये बेशक जम्मू से बाहर थे या बसोली से बाहर थे, पर ये सोशल वर्क के लिए हमेशा अवेलेबल थे। मतलब आप किसी को जरूरत हो, कुछ हो, तो वही वाली जो हर रिलीजन में कहा गया कि एक हाथ से दूसरे को नहीं। आपके बारे में हमने पता तो नहीं लगने दिया, लेकिन हमने पता करा दिया कि ऐसे से हमने पता करा दिया, आप नहीं बताने देते हो। और बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जिसकी मदद कहीं ना कहीं दर्शन जी ने की है। तो दर्शन जी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? साथ में जो वोट भी जिस तरह से मिला ना, उससे पता चलता कि जो नेटवर्क है इनका, वो एक बसोली के लोगों ने बड़ा प्यार किया और इतना कम दरबार से खाली नहीं जाने देते। इतने कम समय में। देखो जी, भगवान जी की आप पे कृपा, शिव जी भगवान के भक्त है, पता लग गया। मैंने भगवान, एक ही भगवान को मानता हूँ, भोले शंकर जी को। वैसे तो सबको मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन एक ही भगवान को। वो भी बोले हैं, आपके चेहरे में आपकी वो भोलापन दिखता है। नहीं, चलो सब उनकी कृपा है। देखो आज जहाँ तक पहुँचना, हम कभी, मैंने बताया 800 रुपये महीने की नौकरी करता था, तो मैं किसी की क्या मदद करूंगा ऐसी कभी अपेक्षा नहीं करी थी। लेकिन मैं आपको ये भैया सच्चाई है, करवाने वाला भगवान ही है, ऊपर वाला ईश्वर, वही बनाता है। देखो माध्यम बनाता ना किसी न किसी को, आपके निमित्त उन्होंने जिम्मेवारी लगानी है। बिल्कुल, जो करवाना है उनकी मर्जी से। आदमी बोलता मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुझे जहाँ भी मौका मिला है, अगर जहाँ से किसी की मैं मदद कर सकता था तो मैंने करी है। और मैंने ये है कि मैं उसका वो नहीं करा प्रचार प्रसार। हमें पता लगा नेकी कर आपका जो। हाँ, देखो अगर मैंने आपने मुझसे कोई मदद मांगी, मैंने आपकी हेल्प करी, और उसका मैं डंडोरा पीटूंगा तो फिर वो क्या है? सर उसके नगाड़े बजे जब आपने इलेक्शन लड़ी है। हाँ, लेकिन पता चलता है जो नगाड़े बजे है जो इलेक्शन में 16,000 कहावत है ना, फटा पोस्टर निकला हीरो। बसोली के लोग ही कहते हैं कि वो चाहे दिल्ली में बैठे थे या नागपुर में बैठे थे, चाहे महाराष्ट्र में बैठे थे, हम एक फोन करते थे कि भैया ये प्रॉब्लम है, हम लोग लुधियाना में पहुंच गए, यहाँ है। तो आप उनकी नहीं, वो तो चलो वो खामोशी से काम करो तो उसका जो है रिजल्ट वो लोग कह रहे हैं जी कि इन्होंने हमारे लिए बड़ा कुछ किया। मैंने एक चीज और जैसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली सीखी है। लेकिन क्या है, हमारे गुरुजी थे इंदौर में, तो वो बार बार एक चीज कहते थे मेरे को। वो कहते थे यार ऐसा है, और ये सच्चाई भी है, मैं हमारे युवा साथियों से भी कहूँगा, और मतलब हर किसी के लिए है। देखो मेहनत, इंसान किसी की मेहनत रख सकता है। इंसान कोई मैं हूँगा ना, मेरे पास कोई काम कर रहा, मैं उसकी मेहनत रख सकता हूँ। भगवान ईश्वर है ना, वो मेहनत नहीं रखता। अगर आपने अच्छी सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करी है, तो भगवान मेहनत नहीं रखेगा, वो किसी न किसी रूप में आपको लुटा के देगा। ये बात पक्की है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब कई जगह मेरी मेहनत का बीज मुझे नहीं मिला, लेकिन भगवान ने देना था ना, किसी न किसी रूप में तो मिला। तो ये कहावत बनी है कि भगवान, इंसान मेहनत रख सकता है, भगवान किसी की मेहनत नहीं रखता। अगर आपने ईमानदारी निष्ठा से जो भी काम किया है, उसका फल आपको मिलना ही मिलना है, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो कहते हैं ना, कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। तो आप कर्म का ही सारा लेखा जो कि खेल है, बाकी तो कुछ नहीं है जीवन में। तो इस प्रकार से मैंने जो भी रहा, किसका भी जो बना हमारे से, जो भगवान ने करवाया, हमने कुछ नहीं करा, लेकिन हमारे लोगों की कुछ भी दुख तकलीफ रही तो प्रयास करा। 100% तो किसी के साथ कोई खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन प्रयास करा कि भाई अगर कुछ हमारी तरफ से अगर कुछ मैं कर सकता हूँ तो भाई ठीक है। तो भगवान ने मौका दिया। और लोग, मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी बसोली की जनता का, हमारे युवा साथियों का, हमारी मातृशक्ति का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे नौजवानों का, सबका दिल से, हृदय से इतना धन्यवाद और उनके इतना आभारी और ऋणी रहूँगा जीवन भर कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। देखो
मेरे से भी और बड़े बड़े लीडर रहे, इलेक्शन लड़ने, किसका मन नहीं करता। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया पॉलिटिक्स में, पूरा जीवन दे दिया, लेकिन वो एमएलए नहीं बन पाए। आपको इतने कम समय में लोगों ने पसंद किया, एक्सेप्टेंस हुई, बहुत बड़ी बात है ये। एवज में कि सामने इतने बड़े नेता भी थे, इतना बड़ा उनका नाम भी था, लोग उनको मानते भी थे, और जबरदस्त पॉलिटिकल कैरियर था, बड़ी हर आवाज चीज़ का एक्सपीरियंस था। देखो आपको सब जानते हो, बिल्कुल बिल्कुल एक जम्मू कश्मीर में कुछ भी कहो, लेकिन उनका नाम नाम चौधरी साहब का। आज भी मैं कहीं सेक्टर गया था, कहीं हाँ, एक मिशन सेक्रेटरी वास, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, जो भी है, चौधरी साहब भी जम्मू की आवाज बेबागी से रखते थे, दमदारी से रखते थे। तो और आपका भी बड़ापन है कि आप उनको इतने आदर के साथ और उनकी हर चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दर्शन जी, एक चीज़ मैं अब क्योंकि आप आ गए, आपने पूरी अपनी जो एक जीवन की स्टोरी है वो आपने सुनाई है, और बड़ी दिलचस्प, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और बहुत मेहनत भी आपने की है, लोगों ने इतना विश्वास आपको दिया है, लेकिन आपने जो बहुत मेहनत करके आपने जो है बिजनेस भी बिल्ड किया। बिजनेस करना भी कोई आसान बात नहीं होती है, उससे आप कितने लोगों को, सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों की आप मदद उससे भी करते हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, सरकार को टैक्सेस जाते हैं, सारे जाते हैं। अब क्योंकि आपकी डिमांड जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी, तो अपना समय जो है वो आपने लोगों को कोई डेलीगेट किया, लोगों को लगाया काम के ऊपर, ज़्यादा समय आप कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेंड करते हैं, तो ये लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी जो अटेंशन है अब ज़्यादा क्या है। अभी मेरा जो है 100% जो है ना फोकस कॉन्स्टिट्यूंसी पे, बहुत बड़ी, और काफ़ी हमारा स्टाफ भी है, काफ़ी पुराना स्टाफ है, शुरू से मेरे साथ लगे हैं 2005 से, ऐसे लोग हैं, तो वो भी हैं, और बेटा भी मेरा जो है अभी बैठ रहा है कंपनी में। तो अभी उनको मैंने बोला भाई अब आपने जो है काम को संभालना है, और मैंने, अब यकीन करोगे, मुझे भगवान ने बहुत मौके दिया। अगर मैं सिर्फ पैसे को अहमियत देता ना तो बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन हमने सिर्फ दाल रोटी वाला ही काम रखा। खुशी इस चीज की है कि आज मुझे भी दाल रोटी मेरी भी चल रही है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनकी दाल रोटी चल रही है। इसी मैंने कभी मतलब पैसे के चक्कर में नहीं रहा कि भाई कमाई करनी है, पैसा ही पैसा पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। और अब लोगों ने इतना बड़ी जिम्मेवारी और इतना मुझे एक्सेप्ट करा, इतना बड़ा आशीर्वाद बसोली की जनता ने मुझे दिया है। अब मेरे का एक ही मकसद है कि ये 5 साल मुझे मौका मिला, ऐसा नहीं कि भाई अब मैं पूरी जिंदगी में ही वहाँ नाग बन के बैठ जाऊँ, हमारे आने वाले दूसरे युवाओं को मौका नहीं दूँ। लोग जितना आपको मौका देता रहेंगे तो इतनी आप वो देखो प्रभु की क्या पता 5 साल के बाद वो प्रभु की इच्छा है ना जी, प्रभु ने क्या करवाना है, बिल्कुल कहाँ तक क्या, किसके निमित्त क्या लगा रखा है, तो उनकी मर्जी से होना, तो और कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मौका ये दिया है तो मैं ये 5 सालों में दी बेस्ट बसोली के लिए या बसोली के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ काम करूंगा। और ये लोगों को मैं भले ही ठीक है नया हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस की भी कमी है, लेकिन लोगों को निराश नहीं होने दूंगा कि भाई हाँ हमने किसी गलत आदमी को वोट दिया या हमारे 5 साल खराब हुए, ऐसा मतलब भरपूर प्रयास करूंगा कि ऐसा नहीं समय आए। बसोली बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत है कि मतलब खास करके जम्मू संभाग के अंदर तो मुझे, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि जहाँ से मैं रहने वाला हूँ वो लोग सुन के शायद नाराज ना हो जाएंगे बात, लेकिन मुझे बसोली सबसे खूबसूरत लगा। नदी है, झील है, पहाड़ है, पुरानी संस्कृति है, बड़ी ज्यादा बसोली की जो है मिनिएचर पेंटिंग है, उसके लिए जाना, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए बसोली जाना चाहता है। तो उसको जो है आप टूरिज्म के मैप के ऊपर लाने के लिए, कल्चर के मैप के ऊपर, ताकि और भी लोग जाएं बसोली को जाकर देखें, उसके बारे में बात करें, लिखें और उसका आनंद लें। इसके लिए क्या कुछ आपका प्लान बनाया, कुछ सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखो जी, बसोली एक्चुअली विश्व स्थली के नाम से जानी जाती थी। भूपत पाल जो बहुत बड़ा इतिहास है बसोली का, और बहुत ही प्राचीन नगरी है, बहुत, और प्राचीन मंदिरों का शहर भी है, और महाराजाओं की आज भी महल वगैरह हैं वहाँ, संरक्षण वगैरह की कमी है, लेकिन राजाओं के टाइम के महल हैं। त्रिलोचनाथ महादेव का मंदिर है, चंचलो माता का मंदिर है, काफ़ी मतलब प्राचीन है। और आजकल तो मेन जो अटल सेतु जब से बना है तो एक और आकर्षण केंद्र बना हुआ है, और उसके जिसका हिमाचल, पंजाब और जे.एंड.के को जोड़ता है, वो बहुत खूबसूरत रोबे, पूरे हमारे जो नॉर्थ का सबसे बड़ा वो रोबे है, बहुत खूबसूरत। और उसके बाद में जो पुरथू है जिसको जम्मू कश्मीर में अभी बात नहीं करनी चाहिए पॉलिटिकली, लेकिन जैसे NC के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम नए टूरिज्म के पॉइंट जो एरिया हैं जम्मू कश्मीर में, नए पॉइंट ढूंढेंगे हम बिल्कुल टूरिज्म के लिए, और उनको डेवलप करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं उनको भी ये चीज़ बताना चाहूँगा, असेंबली में भी बात होगी इस चीज़ की। बसोली पुरथू जो है ना उसको मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। मैं कहने वाला था, बहुत खूबसूरत मिनी गोवा जो है उसके नाम से वो प्रसिद्ध हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन कमी क्या रही वहाँ, डेवलपमेंट नहीं है। आज रंजीत सागर डैम जो बनी है, रंजीत सागर डैम
का भी देखो बहुत खूबसूरत डैम बनी है, लेकिन उसका भी फायदा हमारे जम्मू कश्मीर को नहीं मिला। बसोली के साथ में हमेशा भेदभाव क्या हुआ, वहाँ से बड़े बड़े लीडर बने, मंगत राम शर्मा जी भी वहाँ से रहे बसोली से, चौधरी साहब भी रहे या और भी रहे जो भी, लेकिन बसोली का दुर्भाग्य क्या रहा कि जो उसको मिलनी चाहिए थी स्पेस, जगह, स्थान जम्मू कश्मीर में, एनसी सरकार भी इतने दिन मतलब मैक्सिमम जो सबके समय पास मौका था, लेकिन सबसे ज्यादा समय जो है वो एनसी सरकार ने ही राज किया जम्मू कश्मीर पे, लेकिन उन्होंने बसोली का ध्यान नहीं दिया। जो रंजीत सागर डैम का भी एग्रीमेंट हुआ है, रंजीत सागर डैम बनी है, उसमें भी हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे लोगों की 100% जमीनें गई हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। ऐसे लोग हैं 750 फैमिली ऐसी हैं जिनकी 100% जमीन गई है, 100%, उनको आज भी जॉब नहीं, 750 नौकरियां पेंडिंग पड़ी हैं, उनका कंपनसेशन पेंडिंग पड़ा है आज तक। सरकार ने भी इनिशिएटिव उधर लिया नहीं कि भाई उधर कोने में है जान दो। यही अगर मसला कश्मीर में या और दूसरी जगह होता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता। अब लोगों ने लाया ना आपको, तो अब होंगे ये मसले ये सब एक बात और मैं चाहूँगा मैं बात करूँ। अभी हम आपसे बात जब कर रहे थे तो हमारे एडिटोरियल रूम से बात चली कि एमएलए साहब के नोटिस में भी लाया जाए और एमएलए साहब असेंबली में भी इसको उठाया कि वहाँ एक सेवा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है जो कमीशन होने के बाद भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। उसमें एक और हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से या कोई नेग्लिजेंस क्या हो रही है कि वहाँ पे एक क्रशर लगा दिया गया और वो क्रशर किसी आशा रानी जी के नाम से, मतलब उनके किसी पीएसओ का है जो भी हार चुके हैं इलेक्शन, बट वो जो हारे हुए मैम है वहाँ पे उनके पीएसओ प्रदीप शर्मा जी इतने पावरफुल हैं कि वो एक हमारे जेएनके के प्रोजेक्ट के बीच में क्रशर चला रहे हैं। वो तो इकोलॉजिकल भी वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो एक हमने बीच में बड़ा मुद्दा उठाया था। हमने क्या उठाया था, लोगों ने, वहाँ की लोग चाहते हैं एक्चुअली क्या वो दादागिरी करने लगे हैं लोगों के साथ में, लोकल लोगों को तंग गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोकल लोगों को भी तंग कर रहे हैं कि वो वहाँ से रेता नहीं उठा सकते अपनी जमीन से, कुछ नहीं कर, मतलब पूरी दादागिरी बना रखी है। और हमारा सेवा सेकंड का जो 9 मेगावाट का प्रोजेक्ट था वो ये समझ लो आप 2013 से बंद पड़ा है। उसकी किसी ने सूद नहीं ली, बार बार अखबारों में भी बात आई, बार बार हमने भी बीच में बात उठाई, हर जगह बात रखी। तो अभी उसके बारे में असेंबली में भी बात करेंगे, सीएम साहब से भी। करोड़ों रुपए लग जाते हैं इन प्रोजेक्टों को बचाने, हम सबका पैसा होता है जो लगता तो है, उससे अच्छी मतलब बिजली की अच्छी पूर्ति हो सकती है और सारी मशीनरी पड़ी हुई है, एम्प्लॉय भी हैं, एम्प्लॉय भी फंक्शनल नहीं है। तो सब एमएलए साहब की बातों से लग रहा है कि इनको ना मैनेजमेंट का बड़ा रिच एक्सपीरियंस है। और मैं आपसे बात करते करते खंगाल रहा था, लगभग कोई 1500 से 2000 लोग जो इनके एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं और 115 ऑफिसेज ये मैनेज कर रहे थे अपने मतलब पूरी मैनेजमेंट में। तो मुझे लगता है तो एक्सपीरियंस है ना, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जी इनको। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बसोली इनको मिली है, ये खुद में मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कब का बन जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द टेरेन, बिकॉज ऑफ द थिंग्स। अब मुझे लगता है कि जिस किस्म की बसोली की रिक्वायरमेंट है लोगों की और कॉन्स्टिट्यूएंसी के एज ए होल, और कठुआ में जैसे अब इंडस्ट्री आ रही है उनके लिए एक जिसको बोलते हैं ना एक सेकंड होम प्लेस बन सकती है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। तो मुझे लगता है कुदरत ने चुना आपको, ऐसा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद ईश्वर ने आपको चुना है कि आप जैसा कर्मठ जुझारू नेता जो कि भगवान जी को हमेशा सामने रखता है, अपने कैरेक्टर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए भी कि उनका नेता उनके बीच में है और मैनेजमेंट स्किल से भरपूर है। बस अब समय की देर है कि हम दोबारा जब कभी इसमें बैठेंगे तो एमएलए साहब से पूछेंगे कि सर अब आप बताएं कि कोई चीज है तो नहीं गई जो लोगों की एस्पिरेशन जो आपसे पूरी नहीं हुई। बसोली में और जगह से बताया ना आपको, बीच में बात रहेगी अधूरी, बसोली में पोटेंशियल बहुत है, बहुत पोटेंशियल है। रंजीत सागर डैम तो है ही है, उसमें तो जो हुआ एनएचपीसी का देखो आप, एनएचपीसी में क्या है कि जैसे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट बाहर की है, वो भी गलत हमारे लोगों के साथ देनी चाहिए, अन्याय हुआ है। उसके बाद क्या है, LADF होता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो होता है, वो 1% देना होता है एनएचपीसी ने, 1% देना होता है सरकार, स्टेट सरकार ने, पीडीसी ने। आज 12% किराया ले रही है सरकार, तो वो क्या कर रहे हैं 12 की जगह 13 करके उसमें कर दे रहे हैं, गोल एडजस्ट कर दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा अकाउंट हेड भी बना हुआ है डीसी कठुआ के पास में, 1% एनएचपीसी ने, 1% स्टेट ने हमें देना चाहिए। तो 2% जो मिलेगा वो लोकल एरिया काफी डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन आज वो ऐसे ही पड़ा है। एनएचपीसी का उधर पार चले जाओ, देखो हिमाचल की, देखो रंजीत सागर डैम में क्या हुआ, 65% जमीन हमारी, पानी 65% हमारा, लेकिन जो हिमाचल की तो 10-15% गई है जमीन, लेकिन उन्होंने 100% फायदा लिया है। बहुत प्रॉस्पेरिटी है, पार्ली साइड देखो तो बहुत खुशहाली है। और एनएचपीसी के साथ भी वैसा ही है। आप
JNK के परली साइड देखोगे तो फुल डेवलपमेंट है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, स्कूल्स का, हॉस्पिटल, ये वो सारी व्यवस्था दी है उन्होंने, बसें बुसें मेट्रो सब लगा रखी। और इधर देखो आप तो रोड ही नहीं है, बिल्कुल 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 इतना मतलब उनको पता कोई है नहीं बोलने वाले वाला। और बसोली का देखो पश्मीना कितनी फेमस है वहाँ की, चित्रकला कितनी फेमस है, रामायण जो है बसोली की रामायण हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और 1920 से चल रही है। और जो डिस्ट्रिक्ट की बात आती है ना, तो बसोली की बहुत पुरानी डिमांड है ये डिस्ट्रिक्ट की। 1903 की तहसील है बसोली की, 1903 की। अगर पहले जब डिस्ट्रिक्ट बने थे तो वहाँ के जो पहले उसका हक बनता था, जनप्रतिनिधि वो चाहते नहीं थे ना, बिल्कुल, जो वहाँ पे वो लोकल थे नहीं, जो जनप्रतिनिधि पहले थे वहाँ पे, उनका मंशा नहीं थी, और वो लोकल भी नहीं थे, उनको इतनी वो अपना लोगों में उनको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो सिर्फ जात पात करके, शहर गांव करके, वहाँ शहरी कौन सा है, गांव कौन सा, अब आओगे तो आपको लगेगा नहीं गाँव कौन सा शहर, ऐसी पॉलिटिक्स कर करा के लोगों को गुमराह करके अपना टाइम निकालते रहे। और लेकिन चाहते तो हो सकता था डिस्ट्रिक्ट को, देखो ना, मेरे को नहीं लगता जम्मू कश्मीर को छोड़ के आप हिंदुस्तान में कहीं इतना बड़ा एरिया 500 किलोमीटर में फैला हुआ डिस्ट्रिक्ट कहीं होगा, है क्या? कश्मीर में देखो ना, आप छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बना रखे हैं। अब बसोली वाले के साथ में बिलावर वालों की भी इच्छा है डिस्ट्रिक्ट बनने, मैं तो कहता हूँ 2-2 डिस्ट्रिक्ट बनाने चाहिए उनको, क्या दिक्कत है? नहीं, डिजर्व करता है, जब कश्मीर में बन सकते हैं डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे, तो यहाँ क्यों नहीं? ये तो बड़े बड़े एरिया है, बहुत बड़ा है बसोली, बनी, बिलावर, काफी क्षेत्रफल के साथ इतना पहाड़ी है कि वो इतना दूर, और पॉपुलेशन भी है ना मेरे हिसाब से, दोनों बनी, बसोली, बिलावर की 5 लाख पॉपुलेशन होगी, 2.5 लाख तो वोटर है वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या दिक्कत है? 5 लाख में 2.5 लाख में 2 डिस्ट्रिक्ट बन सकते हैं ना, बिलावर वालों में बने हुए, जैसे सांबा है, शोपियां है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, बन सकते हैं। पहाड़ी एरिया है ना, लोगों को उतनी डेवलपमेंट भी होगी, लोगों को अपने काम करवाने में भी आसानी होगी। लेकिन अभी बड़ा विचित्र सा यहाँ पे माहौल है कि आधी सरकार यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी है और आधी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और सेंटर में तो पूरी है ही है। तो वो डबल इंजन जैसे कहते हैं ना, तो यहाँ पे 1.5 इंजन तो है ही है। तो आप क्यों ना करें, एलजी से भी बात करें, दिल्ली में करें, चीफ मिनिस्टर से भी करें, तो ये चीजें करवा सकते हैं। करेंगे हम तो, आपके पास बड़ा मौका, आप ये करवा सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। वो आपकी बातों से आ रहा था कि आप कह रहे थे कि मैं 18 घंटे काम कर सकता हूँ, तो मैं सोच रहा था 6 घंटे सो रहे हैं, 18 घंटे काम करें, वो दिखता है। जो आपने सक्सेस अपनी स्टोरी सुनाई पूरी की, एक फादर के साथ काम करना शुरू किया आपने, और उसके बाद आपने इतना बड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अब जो कॉन्स्टिट्यूंसी बसोली की डिमांड है अपने एमएलए से, मुझे लगता है वो आप ही पूरी कर सकते हैं। 18 घंटे आपको काम करने के लिए आप ऑलरेडी तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि मुबारक देनी चाहिए इनके वोटरों को जिन्होंने बड़ा राइट चॉइस की। ज्योति साहब, बिल्कुल, मैं भी देखो जी, भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान मुझे ऐसी इतनी शक्ति दे, मुझ पे अपनी कृपा सीम जैसे भगवान ने शुरू से बना के रखी, मैंने जैसा सोचा मन में वैसा हुआ ही आज तक। मतलब सोचना तो ये भी बात मैं पक्का कहता हूँ, वो दुआ है ना रामायण में, सीताराम चरण रति मोरे, आओ दिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, जाहे भी दीना था, होए हित मोरा, करहूँ कृपा दासु मैं तेरा। कि मैं भगवान से ये भी कहता हूँ ना कि प्रभु उसी उसमें रखना जो जिसमें मेरा हित हो। तो कहने का मेरा मतलब है कि प्रभु ने अभी तक आशीर्वाद बना के रखा, मैं आगे की भी प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि बसोली के डेवलपमेंट के लिए मैं जितना दी बेस्ट अच्छे से अच्छा कर सकूं। आपने अगर मुझे मेरे निमित्त ये काम लगाया है, मुझे यहाँ भेजा है इस काम में, तो ये मैं पॉलिटिकल आदमी ना हूँ, ना कभी रहूंगा, दिल से ही बात करूंगा, दिल से ही, मतलब जैसा होगा वैसा ही है, जो अंदर है वो बाहर है। ये नहीं कि दिखावा कुछ करना, कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। तो मेरा यही है कि अगर लोगों ने इतना प्यार उतना दिया है तो दी बेस्ट हो जाए, उनको भी लगे कि नहीं यार कुछ तो हुआ, नहीं तो फिर जो पहले था वही अभी रहेगा, तो फिर क्या फायदा। आपसे मिलकर हमें भी विश्वास हो रहा है कि आप कर पाएंगे। इसमें मुझे लगता है कि बसोली के अच्छे दिन, वो जो अच्छे दिन का वादा चल रहा है, बसोली के अच्छे दिन जो है वो आने वाले हैं, स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है मैडम, आपने आज अपना बड़ा कीमती समय दिया हमें, और एमएलए साहब आप अर्थ न्यूज़ की बैठक में आए और आपने प्रभु राम जी का वो हमें अपना, मुझे बोलते हैं कि अपने भाव प्रकट किए, ईश्वर के प्रति आपकी कमिटमेंट। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा बोलने में हो गया हो, लेकिन भाव बात ये है कि बोलना क्या चाह रहे। कहते हैं ना कि जनता की आवाज़ में ईश्वर की आवाज़ होती है। हम किसी भी रूप में ईश्वर को माने, रमज़ान का महीना चल रहा है, हम उसको अल्लाह करके पुकारें, हम उसको राम पर करके पुकारें, वो सुनता मन की है। तो ये जो आपकी आज सारी बातचीत हुई, मैं पर्सनली बताऊंगा कि आई एम वेरी, बोलते ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है टू एक्सप्रेस माई एक्साइटमेंट टू मीट सच अ पॉलिटिशियन, जो नेता भी हैं,
भक्त भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं, क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल इक्विपमेंट आप इतने बड़े स्टालवार्ट को मैच में नहीं हरा सकते। हालांकि वो अभी ये मानने के लिए तैयार ये नहीं है कि वो मान नहीं पॉलिटिशियन रहे है। हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहूंगा ऑफ कोर्स बिल्कुल बैठक बिल्कुल, में बैठे हैं बिल्कुल। तो मैं एमएलए साहब का, दर्शन जी का बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमें निकाला, और वाकई इनके दर्शन करके हमें बड़ी खुशी हुई। और चौधरी साहब से मैं चाहूंगा कि आखिरी इनिंग्स की जो बेस्ट शॉट होती है ना, वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम को लगानी चाहिए। नहीं, मैं बस इनके साथ कन्वर्सेशन जो है दूसरी बार हुई, उससे मुझे ये पता चला कि भाई जब इंसान इलेक्शन लड़ जाता है, जीत जाता है, किसी को हरा लेता है, उसको कहता है कि सारी चीज़ जो मेरी पकड़ में आ गई है। अब आपने अपनी बैकग्राउंड भी बताया, मैंने देखा कि भी आप तो बिल्कुल, आपको भगवान ने हर चीज़ जो दी हुई है, लेकिन आप में उस सीखने का और अपने लोगों के लिए कार गुजरने का जो है वो बहुत बड़ा पैशन है, और उस पैशन में आपको हमेशा जो है हर किस्म के लोगों की मदद मिलती रहेगी। और आई जस्ट विश बेस्ट आपको भी और विसोली के लोगों को भी कोई बेहतर होगा। और हम भी टाइम टू टाइम जो भी चीज़ हमारे पास आइडिया आएगा, जो चीज़ आएगी, आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बैठने के लिए, बड़ा अच्छा लगा।